हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के सेट वाइज क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी सारे सेट्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। जैसे ही सारे सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, मैं सारे सेट्स का एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अभी पीडीएफ शेयर करना, चूँकि बच्चे ने दिया है तो अभी शेयर करना पॉसिबल नहीं है। थोड़े दिन में मैं सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नाइदर द चोला नॉर द चेरा डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ना तो चोल और ना ही चेर राजवंश सीधे तौर पर निम्नलिखित की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान, तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण, देवदासी मंदिर प्रणाली या बहमनी साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे शॉर्ट में या दूसरे नाम के रूप में हसन गंगू के रूप में जाना जाता है, हसन गंगू, दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर इसने मुस्लिम राज्य के रूप में स्थापित किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दिस कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। इनमें से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। आसान सा सवाल है। इसे भूटान के रूप में जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम, भूटान का जो है स्थानीय नाम है ड्रुकयूल, ड्रुकयूल, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। यहाँ पारंपरिक बौद्ध संस्कृति और यहाँ एक है डूक पंथ। तो यह डूक पंथ से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए, भूटान इसका राइट आंसर है। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन हु मे लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस। किस सरकारी योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी जीविका का साधन खो दिया है। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्लान है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था है, मासिक पेंशन की व्यवस्था है। इस योजना का उद्देश्य है वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ए इसका राइट आंसर है। विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग पिट्राडोरा और स्टोन इनले टेक्निक एंड द डबल डोम इन इंडियन आर्किटेक्चर। कौन सा मुगल सम्राट पित्रादुरा या पत्थर जड़ना तकनीक और भारतीय वास्तुकला में दोहरे गुंबद को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। आपको पता होगा ताजमहल में भी इस कला का, पित्रादुरा जो कला है वो पत्थर जड़ने की कला है। दीवार में या किसी भी रत्न के अंदर, संगमरमर के अंदर किसी रत्न को जड़ने की कला है। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल में ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला जैसे स्मारक बने, इसलिए स्थापत्य का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है शाहजहां के काल को। व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फॉर फास्टर जस्टिस डिलीवरी। त्वरित न्याय वितरण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। आप देख रहे होंगे कि सिलेक्शन पोस्ट का जो पैटर्न है वह हूबहू सीजीएल में फॉलो किया गया है। तो जिन्होंने अभी तक सिलेक्शन पोस्ट का
वीडियो नहीं देखा है जाकर आप देख लीजिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमोनी, गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में स्पष्ट रूप से समाहित किया गया है ताकि तेज और पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था को बनाया जा सके। तेज पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था बनाई जा सके और गवाह की गवाही वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ले जा सकती है। गवाही वीडियो कॉल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ली जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025? भारत के 2025 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है H.E. प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और व्यापारिक संबंध को मजबूत करने में प्रमुख योगदान दिया। यह जो इनका मुख्य अतिथि के तौर पर आगमन था वह भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रतीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है तलचर ए थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया इज इन। भारत में स्थित तापविद्युत स्टेशन तलचर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो तलचर तापविद्युत स्टेशन यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में है एक अंगुल जिला, तो यह अंगुल जिले के पास स्थित है। इसका जो संचालन है वह एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसे संचालित करता है। यह भारत के पुराने थर्मल पावर रिएक्टर में से है और यह कोयला आधारित है। कोयला आधारित है, तो सबसे पुराने कोयला आधारित संयंत्रों में से यह प्रमुख है। तो डी इसका राइट आंसर है। इन इंडिया विच ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर फॉर लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डेवलपमेंट? भारत में इनमें से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना बड़े पैमाने पर और व्यापक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडार की मेजबानी करता है? तो इसका राइट आंसर है असंगठित संरचना, अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, जैसे रेत, बालू, मिट्टी इत्यादि में जल को आसानी से संचित करते हैं। इससे जल का पुनर्भरण भी है वो भी आसान होता है। जल का पुनर्भरण भी आसान होता है, दोबारा फिलिंग जो है वह आसान होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र यह बड़े पैमाने पर भूजल भंडार की मेजबानी करता है। ठीक है, द सेरेमोनियल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड धरनाथ इन धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकली रेफर्ड टू एज ए। मध्य प्रदेश के धार जिले में भगवान धारनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे छबीना कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। छबीना मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र की यह एक पारंपरिक शोभा यात्रा है, पारंपरिक धार्मिक शोभा यात्रा है। यह भगवान धारनाथ की आराधना से संबंधित है। भगवान धारनाथ। काफ़ी टफ सवाल है लेकिन अब क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसका राइट आंसर होगा छबीना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद व्हाट डज द टर्म ऋग सिग्निफाई? ऋग्वेद के संदर्भ में ऋग शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋग का मतलब होता है सेक्रेड हिम, पवित्र भजन,
प्रशंसा या भजन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रशंसा या भजन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जिसमें जो सूक्त है वह देवताओं की स्तुति के रूप में रचना किया गया है। और पता ही है वेद 4 हैं, तो चारों वेद में से ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है। ए पर्सनल फॉल इन बास्केटबॉल प्राइमरली इन्वॉल्व्स। बास्केटबॉल में व्यक्तिगत फॉल में मुख्य रूप से शामिल होता है। तो फॉल का अर्थ होता है इलीगली फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इलीगल फिजिकल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एक्टिव प्ले, सक्रिय खेल के दौरान अवैध शारीरिक संपर्क। इसमें खिलाड़ी को धक्का देना तक शामिल है। खिलाड़ी को धक्का देना शामिल है। इसमें फ्री थ्रो भी मिल सकता है। अत्यधिक फाउल होने पर खिलाड़ी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड ए बाइसेमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर विद द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया, जिसमें राज्य परिषद और डैश शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय विधानसभा। इस अधिनियम में 2 सदन की व्यवस्था थी, द्विसदनीय बनाया गया। इसमें 2 सदन की व्यवस्था थी। पहला है राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें भारत में सीमित स्वशासन की नींव पड़ी। सीमित स्वशासन की नींव पड़ी। तो याद रखिएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के यह प्रावधान है। What critical factor distinguished Vijay Kumar performance in the men's 25-meter rapid pistol event at the London 2012 Olympic? लंदन 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजय कुमार के प्रदर्शन को किस महत्वपूर्ण कारक ने अलग किया? तो सबसे पहले विजय कुमार ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। भारत का शूटिंग में ऐतिहासिक प्रदर्शन था और रजत कुमार ने अंतिम राउंड में उच्च स्कोर बनाया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। छठे चरण में बराबरी पर चले प्रतिद्वंदी को पछाड़कर अंतिम चरण में प्रवेश किए थे। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुक 100 Years of Solitude बाई गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की पुस्तक है 100 Years of Solitude के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन है द नोवेल एम्प्लॉयज मैजिकल रियलिज्म टू नरेट द राइज एंड फॉल ऑफ द बुंदिया फैमिली इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मैकोंडो। सेकेंड है इट प्रेजेंट ए लीनियर हिस्टोरिकल अकाउंट फोकस्ड सोलिली इन कोलंबिया पॉलिटिकल इवेंट्स इन द 20th सेंचुरी। तो बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो सबसे पहले यह जो उपन्यास है 100 Years of Solitude या मैजिकल रियलिज्म पर आधारित है। इवन यह उस पर उत्कृष्ट पुस्तक है। इसमें एक नगर है जिसका नाम है मकोंडो और इस पुस्तक में मोकोंडो जो नगर है, यह जो नगर है और बुंडिया फैमिली, इसके बारे में कहानी कहा गया है। यह परिवार है, इसके बारे में इस पुस्तक में कहानी कहा गया है।
या कोलंबिया के सामाजिक और भावनात्मक प्रतीक का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फुटबॉल सीजन 2024-25 एज पर द AIFF कैलेंडर। AIFF कैलेंडर के अनुसार भारतीय फुटबॉल सीजन 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। AIFF कैलेंडर 2024-25 के अनुसार पहला है द डूरंट कप 2024 इज शेड्यूल्ड बिटवीन जुलाई 26 एंड अगस्त 31। सही है पहला सेंटेंस। सेकंड है द लीग 3 एंड द जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विल बोथ रन ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर मंथ। आई लीग 3 और जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप दोनों एक ही महीने में आयोजित होगा। बिल्कुल सही है, दोनों ही कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, तो बोथ A एंड 2 आर करेक्ट होगा। ड्यूरिंग ए फिनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी ऑफ जजेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। बिल्कुल सही है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति वित्तीय आपात को लागू कर सकते हैं। वित्तीय आपात यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। हालांकि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात को लागू नहीं किया गया है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को वेतन और व्यय में कटौती करने का अधिकार होता है, जिससे कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखे जा सकें। तो ये इसका राइट आंसर। कथन कारण के प्रश्न है। कथन है एरोस्पेस घटकों में संरचना और वजन वितरण को अनुकूलित करने के लिए इसरो के द्वारा जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर को तेजी से उपयोग किया जा रहा है। आजकल AI और जनरेटिव सॉफ्टवेयर डिजाइन का भारी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सही है। सेकंड है उसका रीजन, जनरेटिव डिजाइन उपकरण विशेष रूप से PSLV वेरिएंट में उपयोग किए जाने वाले क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के मॉडलिंग के लिए विकसित किए गए हैं। ठीक है, यह आधा सही है, यह केवल क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए नहीं है, बाकी अन्य डिजाइन में भी ईंधन टैंक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, AI और जनरेटिव डिजाइन का। तो A इसका राइट आंसर है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। भारत में राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यदि राज्य पर कोई भी ऋण बकाया है तो उसे आंतरिक उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर उसे ऋण लेना हो तो केंद्र की सहमति की आवश्यकता होगी। सेकंड है नो स्टेट कैन राइज लोन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कोई भी राज्य केंद्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी स्रोत से ऋण नहीं ले सकता है। बिल्कुल सही है, यह प्रावधान जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 293 में शामिल है। ठीक है, बिना केंद्र की पूर्व स्वीकृति के किसी भी विदेशी स्रोत से लोन नहीं लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा C, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। वाई इज नाइक्रोम कॉमनली यूज्ड एज द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। विद्युत हीटर में तापन तत्व के रूप में आमतौर पर नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम जो कि एक मिश्र धातु है, किसका, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, और इसका जो गलनांक होता है वह लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए यह लंबे समय तक गर्मी सहन कर सकता है, और इसका प्रयोग हीटर में एलिमेंट के रूप में किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट के। C इसका राइट आंसर है, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक प्रदान करने के कारण। थोड़ा इज परफॉर्म मोस्टली बाय। थोड़ा कम्युनिटी किससे संबंधित है। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है, सीजल में भी पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया है। यह राजपूतों के समुदाय से संबंधित है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक लोक नृत्य है,
पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें तीरंदाजी के तत्व होते हैं, ठीक है। यह खेल एवं नृत्य दोनों है। यह राजपूत समुदाय के द्वारा त्योहारों में किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। GDP does not really tell the whole story when it comes to how well people in a country are actually doing. कथन कारण के प्रश्न है, जब यह बात आती है कि किसी भी देश में लोग वास्तव में कितने अच्छे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद की पूरी कहानी नहीं बताता है। बिल्कुल सही है। GDP सिर्फ आर्थिक चीज़ों को बताता है, आर्थिक इनकम को बताता है। तो ये कथन सही है। यदि मशीनों को टूट फूट, प्रदूषण या लोगों के बीच धन का विभाजन कैसे हो, तो इस बात का ध्यान नहीं रखता है। यह GDP के संदर्भ में है। बिल्कुल सही है। GDP सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चीज़ों को बताता है, किसी भी प्रदूषण, असमानता या सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बोथ ए और बी, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कथन कारण के प्रश्न है, 400 से अधिक AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक को गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपने देखा कि सिलेक्शन पोस्ट में भी AQI से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका रीज़न है, ऐसे स्तर व्यक्तियों पर भी श्वसन संबंधी प्रभाव डालते हैं। तो AQI में यह सीवरेज श्रेणी के अंतर्गत आता है। सीवर यानी इसकी गंभीर हालत है, काफ़ी खतरनाक स्थिति है। ऐसे समय में हवा अत्यधिक विषाक्त हो जाती है। हवा विषाक्त हो जाती है, स्वास्थ्य के लिए और श्वसन संबंधी कार्यों के लिए काफ़ी गंभीर होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। वाई वेयर फर्टिलाइजर सब्सिडी ए डबल एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग 1960 to 90। 1960 से 90 के दौरान उर्वरक सब्सिडी एक दोधारी नीतिक साधन क्यों थी? तो उर्वरक सब्सिडी के बाद से लोगों में खाद का उपयोग बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा। खाद के उपयोग से उत्पादन भी अधिक किया जा सका, ठीक है। लेकिन इसका लाभ जो है बड़े किसान को मिला, छोटे किसान को नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इससे पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हुई। पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हुई और इससे वित्तीय संतुलन पर भी असर पड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उन्होंने उत्पादकता का समर्थन किया, लेकिन अक्सर अमीर किसानों को ही इसका लाभ मिला। गरीब किसान महंगे खाद का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। निम्नलिखित हाइड्रोजन मिशन पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। द मिशन टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10 MMT of 2030। तो हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में यह कहा गया है कि यह इंडिया के ग्लोबल हब या प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के रूप में वैश्विक केंद्र बनाना है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द मिशन टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10 MMT बाय 2030। 2030 तक 10 MMT हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना है। बिल्कुल सही है। और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइसिस तैयार करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा तैयार किया जाना है। तो ऑल कथन सही हैं। डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द टर्म नवरत्न इन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म रिफर्स टू। सार्वजनिक क्षेत्र में नवरत्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो नवरत्न जो है यह एक उपाधि है जिसमें PSU कंपनी को अपने वित्तीय प्रशासन की स्वायत्तता दी जाती है। वित्तीय प्रशासन की स्वायत्तता दी जाती है ताकि वह अपनी दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सक्षम हो।
तो बी इसका राइट आंसर है। बेहतर प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक उद्यमों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है। तो इसे नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, यह अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें उनको अलग अलग लेवल पर स्वायत्तता दी जाती है। तो यह था सीजीएल 2025 के पहले सेट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।